Good morning, everyone. So, as you know, we have studied the experimental arrangement of alpha particle scattering experiment, जिसको कि रदरफोर्ड के एसोसिएट्स जो थे उनकी हेल्प से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था। उसके बाद में रदरफोर्ड मॉडल बना था। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप अरेंजमेंट ये सब कुछ थ्योरी आपको समझ में आ गई, आपने ये नोट डाउन कर लिया है। उसके बाद हम आते हैं ऑब्जर्वेशंस पर। ऑब्जर्वेशंस के लिए यहाँ एक ग्राफ दे रखा है और मैंने आपको बताया था कि ग्राफ में बहुत कम ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल्स मिले थे जो 180 डिग्री का एंगल सफ़र करते हैं, और मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो कि कम एंगल सफ़र करते हैं, जो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, स्कैटर हो जाते हैं। तो कंक्लूज़न क्या निकला था? तो कंक्लूज़न के लिए एक तो आप ग्राफ से समझ सकते हैं, लेकिन मोस्ट क्लियर जो डायग्राम है, ग्राफ से भी जो अच्छा डायग्राम है, जिससे आपको समझ में आएगा कि अल्फ़ा पार्टिकल किन किन डायरेक्शन में ज़्यादा स्कैटर हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये वाला डायग्राम, ये भी आपको बनाना है। तो इस डायग्राम में आप क्या करेंगे कि ये यहाँ पर जो पूरा स्ट्रक्चर स्फेरिकल दे रखा है, ये गोल्ड फॉइल के एटम का स्ट्रक्चर दे रखा है, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं जो इंसिडेंट हुए हैं इस गोल्ड फॉइल के एटम की तरफ, और इंसिडेंट होने के बाद में जो अल्फ़ा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग हो रही है, जो ये डिफरेंट डायरेक्शन में डेविएट हो रहे हैं, तो कितने कितने एंगल से डेविएट हो रहे हैं उसके लिए ये दिखाया गया है कि एटम के अंदर तक मूव करने के बाद में ये देख रहे हैं आप, जो सबसे साइड वाली लाइंस हैं, जो एंडिंग वाली लाइंस हैं, वो मोस्ट ऑफ द लाइंस स्ट्रेट पास हो रही हैं। मोस्ट ऑफ द लाइंस स्ट्रेट पास हो रही हैं। देखिए यहाँ पर ये इतनी लाइंस हैं, यहाँ इतनी लाइंस दिखाई हैं। तो जितनी भी एंड वाली लाइंस हैं, अगर हम बिल्कुल एंड की तरफ जाते हैं तो लाइंस में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, अल्फ़ा पार्टिकल्स को कोई भी डिफ्लेक्शन सफ़र नहीं करना पड़ रहा, वो स्ट्रेट निकल जाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे क्लोज आते हैं, सेंटर की तरफ आते हैं, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होते हैं। तो अगर हम बात करें थर्ड के बाद में फोर्थ नंबर लाइन की, तो क्रॉस तो हुई है, ये एटम के सेंटर से थोड़ा सा आगे निकली है, लेकिन इस डायरेक्शन में डेविएट हो गई है। इसी तरह से ये वाला अल्फ़ा पार्टिकल इस डायरेक्शन में डेविएट हो गया, और थोड़ा सा सेंटर के क्लोज आते हैं तो थोड़ा सा उससे भी पहले डेविएशन स्टार्ट होता है। आपकी फिफ्थ लाइन ये इस डायरेक्शन में डेविएट हो गया। और अगर सेंटर के क्लोज आते हैं तो ये जो जस्ट सेंटर से पहले वाली ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए हैं। तो नंबर ऑफ़ अल्फ़ा पार्टिकल्स कम है ऐसे जो डिफ्लेक्ट हुए हैं, लेकिन एंगल ज़्यादा सफ़र किया है इन्होंने। इसी तरह से अगर हम जस्ट सेंटर वाले अल्फ़ा पार्टिकल की बात करें तो उस पर डबल एरो बने, और डबल एरो क्या बताते हैं कि ये अल्फ़ा पार्टिकल अपनी डायरेक्शन से रीबाउंड हो गया, यानी कि ये बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा है, और ये जिस डायरेक्शन से आया था उसी डायरेक्शन में 180 डिग्री का एंगल बनाता हुआ वापस चला जाता है। तो ये जो डायग्राम है हमारा, इसी डायग्राम की बेस पे जो ग्राफ ऊपर है ऑब्जर्वेशंस वाला वो प्लॉट किया गया है, और उस ग्राफ से जो कंक्लूजन्स निकले हैं उन कंक्लूजन्स में कुछ पॉइंट तो हमें क्लियर ये पता चल ही रहे हैं कि एटम के अंदर जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो वैकेंट है, क्योंकि बहुत सारी जो लाइंस हैं, बहुत सारे जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट ही निकल जाते हैं, उनको कोई भी डिफ्लेक्शन सफ़र नहीं करना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज़ वैकेंट। और उसके बाद जो डिफ्लेक्शन होता है उससे क्या कंक्लूज़न निकलता है कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, इसका मतलब जो एटम का जो टोटल मास है ऑलमोस्ट टोटल मास जो है वो सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। सेंटर जो है उसका हैवी है, बल्की है और सॉलिड है। तो इसका मतलब वो अल्फ़ा पार्टिकल्स को आगे नहीं जाने दे रहा है, उसको पेनिट्रेट करके अल्फ़ा पार्टिकल्स बाहर नहीं निकल सकते। और एक चीज़ और क्लियर हो रही है जो आगे आप यहाँ नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग यहाँ लिखा भी है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि जो सेंटर वाला है या सेंटर के आसपास जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो जस्ट सेंटर को टच करके वापस नहीं आ रहे हैं, बल्कि सेंटर से कुछ डिस्टेंस बनी हुई है यहाँ से यहाँ तक, और वो डिस्टेंस जो है वो कहलाती है क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कि क्लोज कितना जा सकते हैं सेंटर के अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो कितनी अप्रोच उनकी क्लोजेस्ट हो सकती है, इसको R0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ तक आने के बाद में अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो एक रिपल्जन फेस करते हैं और वापस जिस डायरेक्शन से आए थे उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। ठीक है। तो एक बार इसके जो पॉइंट्स हैं उनको अगर हम डिस्कस करें तो ऑब्जर्वेशन के पॉइंट्स को यहाँ लिखा गया है कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल और सफ़र ओनली स्मॉल डिफ्लेक्शंस।
तो बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो या तो स्ट्रेट ही निकल गए हैं या फिर उनका डिफ्लेक्शन कम हुआ है। उसके बाद अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, कितने, अबाउट 1 in 8,000, बहुत कम, 8,000 में एक गेट डिफ्लेक्टेड थ्रू 90 डिग्री और मोर, 90 या उससे ज़्यादा का एंगल बना रहा है। उसके बाद ओकेजनली एन अल्फा पार्टिकल गेट्स रिबाउंड, देखा आपने, एक ही लाइन बनी है उसके लिए, तो बहुत मुश्किल से लगभग एक, क्योंकि सेंटर के जो क्लोज जो जा रहा है दैट मे बी ओनली वन, तो वो जो है वो गोल्ड फॉइल से, न्यूक्लियस से 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन करके और उसी डायरेक्शन में रिबाउंड होकर वापस आ जाता है। तो ये 3 कंक्लूजन्स निकाले गए थे, ऑब्जर्वेशंस जो थी, रिज़ल्ट की ऑब्जर्वेशंस जो थी, बाद में जो रिज़ल्ट निकाला गया कि ऐसा क्यों होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो हेडिंग है उसी हेडिंग के अकॉर्डिंग हमें आंसर लिखना है। तो अगर एक्सपेरिमेंटल सेटअप आता है तो आप वहीं तक लिखेंगे। ऑब्जर्वेशंस का मतलब कि आपने ऑब्ज़र्व क्या किया, ये एक्सपेरिमेंटल पर्पस से ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें ऑब्जर्वेशन और रिज़ल्ट 2 सेपरेट हेडिंग्स होते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, मीन्स हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, और उसके बाद होता है हमारा जो रिज़ल्ट है, जो हमने कंक्लूज़न निकाला। इसका मतलब अगर हमें ऐसा दिखाई दे रहा है तो उसका जो रीज़न है वो क्या हो सकता है। तो जो सिग्निफिकेंस ऑफ द रिज़ल्ट है वो रीज़न है, और ऑब्जर्वेशन का मतलब जो आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है दैट इज़ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में ये 3 पॉइंट्स निकाले गए थे। अब सिग्निफिकेंस ऑफ द रिज़ल्ट यानी कि इसका रीज़न क्या हो सकता है, जो ऑब्जर्वेशंस में पॉइंट आए हैं वो। तो पहला पॉइंट है, एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, जब ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेट पास हो रहे हैं तो उसका मतलब उसका क्या रीज़न है, तो उसको मैंने यहाँ बोल्ड करके लिख दिया है। सो मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन एटम मस्ट बी एम्प्टी, बहुत सारा स्पेस जो एटम के अंदर है वो एम्प्टी ही है। सेकेंड जो पॉइंट आ रहा है आपका कि टू एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, लार्ज एंगल स्कैटरिंग कम कर रहे हैं, लेकिन अगर लार्ज एंगल स्कैटरिंग जिनकी भी हो रही है उसके लिए क्या रीज़न हो सकता है। तो रदरफोर्ड सजेस्टेड दैट all the positive charge and the mass of the atom is concentrated in a very small region, जितना भी मास है और जितना भी चार्ज है वो बहुत कम रीजन में ही कंसनट्रेटेड है, और यहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था न्यूक्लियस का। तो वो जो जहाँ पर जिस रीजन में उसका सारा का सारा मास और चार्ज कंसनट्रेटेड है उस रीजन को नाम दिया गया था न्यूक्लियस। ओके, तो क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स का भी उससे रिपल्जन हो रहा था, वापस आ रहे थे, तो इसका मतलब न्यूक्लियस पॉजिटिव है। बाद में ये भी कॉन्सेप्ट इसी से निकला था। फिर जो थर्ड पॉइंट है आपका कि द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुज टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। तो इस लाइन को भी उसने एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है उसके आसपास, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो उसको एटम को न्यूट्रल कौन कर रहा है, तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए सो दैट द एटम एज अ होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो 3 पॉइंट ऑब्जर्वेशन के, और उन ऑब्जर्वेशंस के बाद आपने जो कंक्लूज़न निकाला वो सिग्निफिकेंस ऑफ द रिज़ल्ट, वो भी 3 पॉइंट्स हैं आपके। ठीक है, तो एक बड़ा टॉपिक है, 5 मार्क्स का टॉपिक है, 5 मार्क्स में आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो क्योंकि इसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही हैं जिनके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो आप जिसमें कि आपका एक ये रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन तो आ ही सकता है, साथ ही साथ इसमें छोटे कुछ क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट 1 मार्क के या 2 मार्क्स के भी बन सकते हैं। तो डायग्राम्स भी याद रखिएगा, 3 डायग्राम्स आपको यहाँ बनाने हैं। फिर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये हेडिंग जो है ये हेडिंग डायरेक्ट सिलेबस में नहीं दे रखे होते हैं, लेकिन इनसे कभी कभी ऐसा होता है कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उस पर उसके किसी पार्ट में ये एडेड हो सकते हैं। जैसे आपका हेडिंग है क्लोजेस्ट अप्रोच, आगे पढ़ेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर, तो डायरेक्ट आपको सिलेबस में या फिर सैम्पल पेपर में बहुत कम रेयरली ऐसे वाले क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी पार्ट में ये ऐड हैं तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप इसको डिफ़ाइन नहीं कर पाते हैं तो 5 में से कम आपके 2 मार्क्स या 1 मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसे वाले जो हेडिंग हैं उनको भी आपको एक अपनी नॉलेज में बनाए रखना है कि अगर ऐसा हेडिंग बाई चांस आ जाता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ में तो हम एक्सप्लेन कर सकें।
तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं एटम के साथ में, तो एटम के अंदर कितने डिस्टेंस तक वो मैक्सिमम जा सकते हैं और फिर वहाँ से रिबाउंड होना स्टार्ट होते हैं। उसकी डेफिनेशन जो आप लिखेंगे वो होगी कि इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ न्यूक्लियस जस्ट बिफोर इट रिफ्लेक्ट्स बैक बाय 180 डिग्री। तो मिनिमम डिस्टेंस किसके बीच की, अल्फा पार्टिकल और सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। सेंटर ऑफ द एटम कहना ज़्यादा बेटर होगा या फिर न्यूक्लियस कहना ज़्यादा बेटर होगा। जस्ट बिफोर, जब तक वो 180 के एंगल से रिबाउंड करता है उससे ठीक पहले तक वो मिनिमम कितनी डिस्टेंस दोनों के बीच में रह जाती है, दैट डिस्टेंस इज़ नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। उसके बाद आता है इसका डेरिवेशन। तो ये मैं एक बार आपको यहाँ दिखा देती हूँ कि इसको आपको अगर डेफिनेशन नोट करना है तो इस तरह से यहाँ लिखा है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस जस्ट बिफोर इट रिफ्लेक्ट्स बैक बाय 180 डिग्री। बाकी और कुछ नहीं लिखना है, बस आपको ये ही लिखना है, ठीक है। तो इसके साथ में जो लिखा है दैट आई विल एक्सप्लेन, उसके आगे डेरिवेशन एक दे रखा है वो आप कर लीजिएगा, भले ही सिलेबस में डायरेक्ट नहीं दे रखा है लेकिन आप करेंगे, इतना पोर्शन छोड़ दीजिएगा, सिर्फ आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच लिखेंगे। ये एक सेपरेट डायग्राम बना दिया था मैंने, बट नो नीड इज़ देयर क्योंकि ऊपर वाले डायग्राम से ही क्लियर है। ये फॉर्मूला जो है इसका आगे डेरिवेशन आई विल शो, ओके। तो इसके बाद आते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला कैसे बनता है। तो उसका डेरिवेशन और ऐसे करके कुछ नहीं आता है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल में आ जाए सॉल्व करने के लिए तो उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, कैसे ड्राइव करते हैं ये भी। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक करने जा रहे थे, ठीक है। यहाँ पर है न्यूक्लियस और ये आपकी डिस्टेंस हो जाती है क्लोजेस्ट अप्रोच की R0। तो ये न्यूक्लियस है, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, दोनों के बीच में ये मिनिमम डिस्टेंस है। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे उनके पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही वो यहाँ पहुँचते हैं इस डिस्टेंस पे तो वो एक बहुत कम टाइम के लिए रुक जाते हैं और फिर रिबाउंड करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही इंसिडेंट है जैसा जब किसी बॉल को अपवर्ड्स थ्रो करते हैं। मैकेनिक्स में ये एग्जांपल बहुत स्टडी किया है आपने कि जब अपवर्ड्स थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचाने के बाद एक बहुत कम टाइम के लिए रेस्ट में आ गया और फिर वो दोबारा से नीचे मोशन स्टार्ट करती, तो कहा जाता है कि काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, ओके। तो सेम एग्जांपल इज़ हियर कि काइनेटिक एनर्जी किसके पास थी, अल्फ़ा पार्टिकल्स की। जैसे ही वो यहाँ आते हैं और वापस लौटते हैं तो उनकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यही कॉन्सेप्ट जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। तो यहाँ वही यूज़ किया गया। तो सबसे पहले आप फाइंड करेंगे कि अल्फ़ा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। तो फॉर्मूला लिखेंगे K = ½ mv², ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वैसे तो mgh लिखते हैं हम, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आप स्टडी करके आए हैं पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसके लिए आपको याद होगा कि आपका फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का था। दो चार्जेस के लिए जब हम पोटेंशियल एनर्जी स्टडी करते हैं तो वो फॉर्मूला हो जाता है आपका U = दैट विल बी K। ये जो कूलॉम्स कांस्टेंट जो आता है 1/4πε0, वही K लिखा है यहाँ पर। और ये फर्स्ट चार्ज Q1 Q2 और सेकंड चार्ज Q2 और अपॉन आ जाता है डिस्टेंस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का है। तो K हो गया कूलम्स कांस्टेंट, Q1 फर्स्ट चार्ज यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल पे कितना चार्ज था, Q2 यानी कि दूसरा चार्ज कौन सा है, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, और R0 इनके बीच की डिस्टेंस। तो ये एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक का फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कंपेयर कर देंगे और फिर आप फाइंड कर लेंगे R0 की वैल्यू। तो कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए थोड़ा सा एक बार इसको देख लेते हैं। तो देखिए हमें फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास ½ mv²। पोटेंशियल के लिए हमें दोनों चार्जेस और कांस्टेंट इन सब की वैल्यू पुट करनी होगी। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए देखिए लिखा है K Q1 Q2 अपॉन R0। तो उसके लिए Q1 Q2 कितना कितना है ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट किया है, एट दिस डिस्टेंस द इंटायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी।
तो अब पहला चार्ज Q1, अल्फ़ा पार्टिकल्स पता है आपको, अल्फ़ा पार्टिकल्स कैसे बने, हीलियम आयन से, तो उस पर कितना चार्ज होगा +2e, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं। इसी तरह से न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, तो न्यूक्लियस के चार्ज के लिए फॉर्मूला लिखा है Ze, दोनों पे प्लस चार्ज है। Z का मतलब है यहाँ एटॉमिक नंबर, किसका एटॉमिक नंबर, जो हमने एटम यूज़ किया है, और कौन सा एटम है यहाँ पर, गोल्ड, तो Z मतलब गोल्ड का एटॉमिक नंबर और E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो K का फॉर्मूला ये आया, U का फॉर्मूला ये लिखा, और यहाँ पे U में वैल्यू पुट कर दी है, तो Q1 की जगह 2e, Q2 की जगह Ze/R0। अब आपको क्या करना है, दोनों को कंपेयर कर देना है। तो नेक्स्ट लाइन में इनको कंपेयर कर दिया है, और कंपेयर करने के बाद ½ mv² मल्टीप्लाई कर ली है, तो K × 2 × Ze²/R0। सिम्बल्स का ध्यान रखिएगा, कौन सा स्मॉल है कौन सा कैपिटल है। स्मॉल के जहाँ बना है वो कूलम्स कांस्टेंट है, कैपिटल के जहाँ बना है वो काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ से R0 फाइंड किया तो ये फॉर्मूला आता है 2k Ze² काइनेटिक एनर्जी। और अगर काइनेटिक एनर्जी दे रखी तब तो आप ये ऊपर वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, अगर मास और वेलोसिटी के टर्म्स में तो आप ये नीचे वाला ½ mv² पुट कर देंगे, तो ये 4 हो जाएगा, 4k Ze²/mv²। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले आपके डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के हैं। अब मान लीजिए आपको न्यूमरल वैल्यू फाइंड करनी है तब, तो न्यूमरल वैल्यू के लिए कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू ये होगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी दे रखी है अल्फ़ा पार्टिकल्स की 5.5 MeV मेगावोल्ट में है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे अगर जूल में, तो आपको पता है मेगा के लिए 10⁶ से मल्टीप्लाई होगी, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, तो 10⁻⁻13 हो जाएगा जब +6 मेगा में कन्वर्ट करेंगे, मेगा से जूल में। तो 5.5 × 1.6 × 10⁻⁻13 जूल। Z मैंने अभी आपको बताया, गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79। ये सारी वैल्यू कौन से फॉर्मूले में पुट करेंगे, K वाले में करिएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी गिवन है। तो R0 का आंसर आता है आपका 4.13 × 10⁻⁻14 मीटर। अगर इसको फर्मी यूनिट में लिखें तो 4.13 फर्मी। ओके, तो गोल्ड वाले केस में जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है बहुत कम होती है, याद रखना है आपको, लगभग उसी ऑर्डर की है जितनी कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होती है, बल्कि उससे भी कम है, क्योंकि वो 10⁻⁻10 मीटर होती है और 10⁻⁻⁻15 मीटर है। ठीक है, सो स्टडी अप टू हियर। इम्पैक्ट पैरामीटर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टर्न से। ओके, थैंक यू।